नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा की कार्यवाही का चौथा दिन। यूपी सरकार के अनुपूरक बजट होगी चर्चा। बजट पर चर्चा के बाद कराया जाएगा पास। गाजियाबाद में ऑपरेशन टॉर्च अभियान। सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों में सर्च। अभी तक कोई अवैध घुसपैठिया नहीं मिला। लखनऊ केजीएमयू में धर्मांतरण के विरोध में कैंडल मार्च। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया प्रदर्शन। हाथों में मोमबत्तियां लेकर घटना का विरोध। एएसपी के नेता ने हिंदूवादी नेता पर लगाए हत्या की धमकी के आरोप। रूस के नंबर से मिली धमकी। बन्ना देवी थाने में दी शिकायत। 12 वर्षीय किशोर को बनाया घर का चोर। फ्री फायर गेम की लत ने बनाया चोर। लाखों के आभूषण और नकदी चोरी की। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे विधानसभा में सत्र को संबोधित करेंगे। उनके भाषण के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और इसी दौरान अनुपूरक बजट पर सदस्यों की विस्तृत चर्चा के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी दी जाएगी। सरकार का कहना यह अनुपूरक बजट मुख्य रूप से उन योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया है, जहां मूल बजट में प्रावधान अपर्याप्त थे या नई आवश्यकताएं उभरी है। विशेष रूप से औद्योगिक विकास, ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य विकास की गति को बनाए रखते हुए प्रदेश को रेवेन्यू सरप्लस राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो महज कुछ कार्य दिवस में था। पिछले दिनों सदन में अनुपूरक बजट पेश होने के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। आज अंतिम दिन में बजट की मंजूरी के साथ ही विधायकों को हरी झंडी मिलने से प्रदेश में कई विकास परक फैसलों को औपचारिकता मिल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्बोधन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहां प्रदेश की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और विकास की प्रगति पर विस्तार से बात करेंगे। इसी अनुपूरक बजट के पास होने से उत्तर प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है कि साथ ही राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर मजबूती से ले जाने में सहायता साबित होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि यह बिजली, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर तीखे निशाने साधे और कहा कि उनका विकास से कोई लेना देना नहीं और वे केवल निंदा और गुंडागर्दी करना चाहते हैं। मौर्य ने विधानसभा में विधायकों के संवाद और बैठक को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए इसे अगले चश्मे से नहीं देखने की बात कही है। बजट से पहले भी आए, भारी भरकम बजट आए, तो इस अनुपूरक बजट का कोई मतलब हल कर नहीं पा रहे, तो फिर क्यों ला? सर, कल ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, इससे पहले कुटुंब बैठक हुई थी। क्या समय समय पे जो विशेष जातियों की बैठक हो रही है? देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है। पिछले सत्र में भी किसी पद की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते। तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिले। पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रदेश को अराजकता की आग में 4 बार झोंकने के बाद भी उनकी पेट की आग शांत नहीं हुई है। प्रदेश में हजारों दंगे करा चुके हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बना चुके हैं। अब जब माफिया विहीन स्टेट है, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं क्या करूं। अब कोई रास्ता नहीं उनको दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली है। उनके अराजक तत्वों को हमारी पुलिस ने ठिकाने लगा दिया है।
अभी तक जितने भी माफिया प्रदेश में हुए हैं उनको महिमा मंडित तो पुष्पित पल्लवित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों में ही हुआ है। आज प्रदेश अमन चैन के राह पर है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गलेगी। प्रदेश में 27 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अभी तक जिन जिन विषयों पर चर्चा हुई है विधानसभा में, क्या समाजवादी पार्टी भी हो संतुष्ट है और आज की क्या रणनीति है? देखिए, ये दिसंबर का महीना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सबको विदित है कि फरवरी 2025 में फरवरी 2026 तक के लिए बजट बनाई थी, बजट लेकर के आई थी। इसका मतलब है कि अदूरदर्शी लोगों ने बजट बनाया, उन्हें अपने आय व्यय का अंदाजा नहीं रहा। और अभी दिसंबर तक आप देख लेंगे कोई भी ऐसा विभाग नहीं होगा जहां पर 60% धन खर्च करने का काम किया गया हो, अर्थात 40% से ज्यादा धनराशि जो है अप्रयुक्त पड़ी हुई है। और सप्लीमेंट्री बजट लेकर के केवल उस बजट को हेड डाइवर्जन करके सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के इरादे से ये बजट ले रही है और उस पर चर्चा कराएंगे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर है। वहीं इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जेपी नड्डा का नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार जीता और आने वाले बंगाल इलेक्शन में नितिन नवीन के नेतृत्व में जीतेंगे। बीजेपी ने कर दिखाया है, बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता भी बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ है। बिहार को से पहली बार जो है राष्ट्रीय कार्यकारी नहीं, बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा सौभाग्य बिहार को मिला है। आप देखिए, इतना कड़ाके की ठंड में भी पूरे बिहार के कार्यकर्ता 4-5 घंटा से और अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। और जिस तरह का उत्साह का माहौल है पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं के बीच, जो जोश है वो अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है। 2 विभाग की आपकी जिम्मेदारी मिली है। हाल ही में आप बेंगलोर गए हुए थे। बेंगलोर यहाँ तो माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के स्वागत में हम आए हैं। चलिए, थे दिलीप जायसवाल जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम विभाग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आए हुए थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। जनपद गाजियाबाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश के लिए पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। कौशंबी थाना क्षेत्र में ऑपरेशन टॉर्च के तहत पुलिस और आरएएफ की संयुक्त टीम ने सीमावर्ती इलाकों, विशेष रूप से भोवापुर और बिहारी मार्केट क्षेत्र में घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच की और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ। अभियान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। पुलिस का फोकस अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान पर था और फिलहाल इस सर्च अभियान में कोई अवैध घुसपैठिया नहीं मिला है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। दमन सिंह रघुवंशी, सहायक कमांडेंट 108 रैपिड एक्शन फोर्स मेरठ। सर, यहाँ आज आप लोगों ने फ्लैग मार्च किया है और किस कारण से फ्लैग मार्च किया है? यहाँ पे अल्फा कंपनी 108 बटालियन आरएफ मेरठ की स्थानीय जो कौशाम्बी थाना है उसकी फोर्स के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया गया था फ्लैग मार्च का, जिसका उद्देश्य था इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आम जनमानस के बीच में सौहार्द फैलाना, उनको एक संदेश देना कि आप आरएएफ और स्थानीय पुलिस के माध्यम से सुरक्षित महसूस करें। साथ ही साथ यहाँ जो असामाजिक तत्व हैं उनको ये कड़ा संदेश देना था कि किसी तरह के अशांति, किसी भी तरह का अफवाह या शांति भंग करने की कोशिश की जाएगी तो उसको कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं दमन सिंह रघुवंशी, सहायक कमांडेंट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, वही इसको लेकर कहा बांग्लादेश के लोग संभल जाए, नहीं तो बुरा हश्र होने वाला है। अगर हमने बांग्लादेश को जन्म दिया है तो बांग्लादेश को मिटाने के लिए भी हम लोग ताकत रखते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद स्वागत अभिनंदन समारोह था और ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी चौबे जी हैं। बिहार से सर बिहार से पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी मिली है। आगे बंगाल इलेक्शन भी है।
भाई बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है और केंद्रीय नेतृत्व ने जो आज दिया है हमें वैसा अस्त्र, वो अस्त्र नितिन नवीन जी जैसे अमोद अस्त्र के साथ मिला करके और पूरा देश उनको उस नेतृत्व को स्वीकार करके बंगाल जो ममता जी का है उस बंगाल पर बिहार के लोग नितिन जी के नेतृत्व में कब्जा करेंगे। आगे बंगाल चुनाव में गढ़ बढ़ेगा, सर, बंगाल में चुनाव बिहार के लोग गढ़ बनाएंगे। बांग्लादेश में जो भाई दुर्भाग्य है बांग्लादेश में, मैंने पहले ही कहा कि बांग्लादेश चेत जाए, अन्यथा बांग्लादेश को भारत ने बनाया है और फिर भारत जब किसी का मुंडन करता है तो संस्कार करता है, वही पंडित संस्कार भी करता है। भारत ने अगर बांग्लादेश बनाया है तो बांग्लादेश का पूरे विश्व से नक्शा बदल जा सकता है। बांग्लादेश चेते, हिंदू का अपमान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कह रहे हैं कि अगर हमने बांग्लादेश को जन्म दिया है तो बांग्लादेश को जो है मिट्टी से मिटाने का भी हम लोग जो है दम रखते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार। बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले से हड़कंप मचा हुआ है और इसी मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल रखा है। पहले विश्व हिंदू परिषद और फिर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। अब मंगलवार रात को नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कैंडल मार्च निकाला। सभी ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, तो दूसरी तरफ आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस विवाद में एंट्री मारते हुए डॉक्टर पर एनएसए लगाने की मांग कर दी है। अलीगढ़ में आजाद समाज के नेता ने हिंदुवादी नेता पर हत्या कराने की धमकी देने वाले आरोप लगाए हैं। जहां आजाद समाज पार्टी के नेता मोनू जाटव ने बताया कि उन्होंने हिंदुवादी नेता मोहन चौहान से फोन पर बातचीत की, अपने नेता चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी करने के मामले में माफी की वीडियो जारी करने की हिदायत दी। आरोप है कि उसके बाद हिंदुवादी नेता के द्वारा उनका लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। मोनू जाटव का कहना है कि इसके बाद उन्हें रूस के नंबर से लगातार व्हाट्सएप कॉल भी आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में उन्हें हत्या की धमकी दी जा रही है। जहीं पूर्व महापौर प्रत्याशी वे अन्य अधिकारियों के साथ आजाद समाज पार्टी के नेता थाना बन्ना देवी पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने थाना बन्ना देवी में लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। रोज पहले सोशल मीडिया पे मोहन चौहान के द्वारा हमारे नेता, हमारे 21वीं सदी के नीली क्रांति के नेता रहबर आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर के उसने गाली गलौज करी, बदतमीजी करी। मैंने उसके विपक्ष में उसी के जवाब देते हुए उसको वीडियो डाली और उसने जब मुझे कॉल किया, धमकी दी, तो मैंने उसे सही समझा दिया फ़ोन पे और उसकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। तो कल रात 12:40 पे एक इंटरनेशनल नंबर से मुझे कॉल आती है। वो कहता है तेरा इलाज कर देंगे, 48 घंटे का तुझे टाइम दे रहे हैं हम, तेरी हत्या कर देंगे, तू बहुत ज़्यादा मुस्लिम समाज की आवाज़ उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुझे भी देख लेंगे, तेरे नेता को भी देख लेंगे और तुझे 48 घंटे के अंदर अंदर मरवा देंगे। सुबह 9:30 बजे मोहन चौहान की कॉल आती है और वो कहता है कि हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं और तेरी आज हत्या होना निश्चित है, तू कहीं पे भी छुप ले, तेरा नीला कबूतर बना करके तुझे आज कब्र तक पहुंचा देंगे। जब अभी इस मामले को लेकर कप्तान साहब के ऑफिस पहुंचे तो मैंने उनके कप्तान साहब को कॉल किया, तो उनके प्यारो साहब ने कॉल उठाया। मैंने उनको घटना बताई। मैंने उनको बताया कि मैं आजाद समाज पार्टी से मंडल अध्यक्ष बात कर रहा हूँ, यूथ विंग का, और चुनाव प्रभारी भी हूँ। ऐसे ऐसे इंटरनेशनल कॉल से मुझे धमकी मिली है और मैं कप्तान साहब से मिलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले थाने जाइए। मैंने थाने तो हम जाएंगे ही, मैंने पहले कप्तान साहब से मिलने, इंटरनेशनल धमकी है और मैंने कि कप्तान साहब से मिल लेंगे, पूरी बात बता देंगे। तो बोले कि पहले आप थाने में दीजिए और उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते बाद हम आपको बता देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आप हमारे। वो नंबर जब चेक कर रहे हैं गूगल के थ्रू तो वो रसिया का नंबर निकल के आ रहा है। बात करें महोबा में ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत ने 12 वर्षीय किशोर को अपने ही घर का चोर बना दिया। 40,000 नगद और लाखों रुपए के आभूषण चोरी करने के बाद किशोर अपने साथी संग फरार हुआ।
6 दिन बाद जब वह मिला तो सामने आई पूरी हकीकत। उसने मोबाइल गेम की लत और गेम खेलने की बकाया रकम चुराने के लिए अपने ही घर में चोरी की थी। आपको बता दें कि ऑनलाइन मोबाइल गेम फ्री फायर की लत ने एक नाबालिग किशोर को अपराध की राह पर धकेल दिया। 12 वर्षीय किशोर ने अपने ही घर में चोरी कर डाली। बीती 17 दिसंबर की रात किशोर ने अपने ही घर में रखी लगभग 40,000 रुपए नकद और करीबन 3 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण चुराकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस और परिवार ने उसके अचानक गायब होने पर चिंता जताई और पिता प्रेमानंद साहू ने भट्टीपुरा में अपने ही मोहल्ले के एक लड़के पर अपहरण का आरोप लगाया। लेकिन 4 दिन बाद किशोर जब अपने साथी के साथ मिला तो पूछताछ में उसने पूरी हकीकत बताई। उसने बताया कि मोहल्ले की एक महिला अपने घर में मोबाइल गेम खेलने के लिए बच्चों से प्रतिदिन 300 रुपए लेकर गेम खिलाती थी। किशोर ने यह गेम इतना भागा कि उसने न केवल उधार में गेम खेला बल्कि उसे चुकाने के लिए चोरी करने तक की योजना बना डाली। किशोर ने चोरी की गई राशि का कुछ हिस्सा महिला के पुत्र को दे दिया और कुछ आभूषण को कानपुर में बेच कर दिया। इसके बाद वह साथी के साथ गुड़गांव चला गया था। सूचना मिलने पर परिवार ने उसे वापस लाकर कोतवाली में पेश किया, जहां परिवार और स्थानीय लोग महिला के खिलाफ पूछताछ और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि बच्चों में इस तरह की लत और अपराध से बचाव किया जा सके। हमारा बालक कोई एक औरत उसका लड़का वीडियो गेम खिलाती थी मोबाइल में, मोबाइल का किराया लेती थी। पहले 1500 रुपया रोज लेती रही है, उसके बाद 300 रुपया रोज में मोबाइल देखे बराबर गेम खिलाती थी और उसी कहने के अनुसार ये लोग घर से जेवर और रुपया लेकर भागे थे। फिर क्या हुआ? ये लोग घर के भागने के बाद इनकी तलाशी ली गई, जानकारी करी गई, उस आधार पर ये हमको बाहर मिले, वहाँ से इनको लाकर कोतवाली में सौंपने के लिए लाए हैं, सुपुर्द के लिए। तो ये कौन महिला है, कुछ जानकारी है आपको? उसका नाम रेखा वर्मा है, उसके लड़के का नाम अभय है और वो भट्टीपुरा में रहती है। तो ये बच्चे जो आप बता रहे हैं गेम का मामला है, ये कितना सामान क्या कुछ ले गए थे यहाँ से आपके? घर का जेवर है उसमें और रुपया है दुकान का पूरा। कितना रुपया लगा? रुपया लगभग 40,000 रुपये है और जेवर में हार है, मंगलसूत्र है, एक कान की झुमकी है, एक अंगूठी है और चांदी में पायल हैं और चांदी की चूड़ियाँ हैं। तो सामान मिल रहा है आपका? सामान कुछ नहीं मिला है। इन बच्चों ने 2 सामान कानपुर में बेचा है बता रहे हैं, उसमें एक हार बेचा है, मंगलसूत्र बेचा है, चांदी की एक जोड़ी पायल और चूड़ी बेची है, बाकी एक चूड़ी तो बाकी पायल का और झुमकी का अंगूठी का पता नहीं और 20,000 रुपये नहीं मिले इनको। बात करें गया जिला का तिलकुट का पाचन था तो गया जिला का नवादा तिलकुट के साथ मस्का के लिए शुरुआती दिनों से ही अपनी विशेष पहचान रखता था। कारण नवादा जिला ईख की खेती के लिए प्रसिद्ध था और ईख के बने गुड़ का चीनी से वनस्पति सस्ता जो हर घरों में तिलकुट के तिल की जरूरत को मस्का के रूप में पूरा हो जाता था। इसका सेवन कर तिल की गर्मी का एहसास अपने शरीर को कराने में सफल हो जाती। लोगों को इसकी सौंधी खुशबू आकर्षित करती थी। जिला के अकोना बाजार में दर्जनों परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वही जो पुश्तैनी इस कार्य से जुड़े हुए हैं वही कहते हैं कि ईख की खेती बंद हो जाने से गुड़ की उपलब्धता में काफी परेशानी हो रही है। आज उसकी मांग बढ़ रही है क्योंकि डायबिटीज के रोगी इसे बहुत पसंद करते हैं, जहां क्योंकि चीनी से बना तिलकुट डायबिटीज में हानिकारक है जबकि मस्का नहीं। बात करें मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव के प्रचार की शुरुआत करते ही भाजपा के हिंदुत्ववादी नेता और मत्स्य विकास मंत्री एक बार फिर सियासी मैदान में सक्रिय नजर आए। जहां पहले ही चुनावी सभा में मंत्री ने विवादित बयान देते हुए मीरा भाईंदर और आसपास के इलाकों में हरे सांप बड़ी संख्या में घूमने की बात कही और कहा कि ऐसे लोगों को यहां दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग कभी भी स्थानीय जनता के हित में काम नहीं करेंगे और केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मंत्री ने आगे कहा कि गोल टोपी पहनाने वाले लोग और तथाकथित हरे सांप इलाके में बड़े पैमाने पर मछली पकड़कर बाहर ले जाते हैं। इसी वजह से ड्रोन निगरानी शुरू की गई है। उन्होंने
जनता से 5 साल का मौका देने की अपील करते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का भरोसा दिलाया और घोषणा की कि वर्ष 2026 में मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के साथ कुल 26 नई योजनाएं लागू की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने 100 दिनों तक भीतर मछली पालन का खेती का दर्जा देकर मछुआरों को किसान के समान लाभ दिलाने का काम किया है। और इसी बयान के साथ ही चुनावी प्रचार में भाजपा का हिंदुत्ववादी एजेंडा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सर क्या कहेंगे सर, आज मच्छीमारों के साथ में आज मीटिंग किया है, संवाद किया है, क्या कहेंगे? आज हमारे नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व के नीचे आज कोली समाज के सभी हमारे कोली बांधवों ने और बहनों ने आज अपने सारे प्रश्न हमारे सामने रखे हैं। मैं हमारे देवा बहू के सरकार के नेतृत्व में काम करने वाला एक मंत्री हूँ। मैं सभी हमारे कोली बांधवों को मैं विश्वास देता हूँ, आपके उत्तर में जो जो प्रश्न होगा, जो जो आपको समस्या होगी वो छुड़ाने की जिम्मेदारी और शब्द मैं आज देके जा रहा हूँ। हमारे मेहता जी की मांग है कि जल्दी ही इधर उत्तर में एक अच्छा फिश मार्केट होना चाहिए। मैं शब्द दे रहा हूँ कि 16 तारीख के बाद जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा, तुरंत ही एक तारीख जाहिर हो जाएगी और जल्द ही हमारा मत्स्य विभाग और हमारी महापालिका मिलके एक अच्छा फिश मार्केट इधर खड़ा करेगी। थैंक यू। नागपुर शहर में नशे के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन थंडर के तहत नागपुर शहर कमिश्नरेट ने बड़ी सफलता हासिल कर ली। पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में थाने MITC पुलिस ने कुख्यात MD ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं 23 दिसंबर 2025 की दोपहर करीब पर गोपनीय सूचना के आधार पर संगम रोड वाना डोगरी क्षेत्र में छापा मारकर पुलिस से 533 ग्राम प्रतिबंधित मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत 53,30,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही 3 मोबाइल फोन और नकद राशि भी जब्त की गई। जब्त कुल माल की कीमत करीबन 53,70,900 आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जहां पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। आज हमने MIDC पुलिस स्टेशन के अंडर ऑपरेशन थंडर के अंदर हमने जो ड्रग्स के अगेंस्ट कैंपेन शुरू किया है, उसमें हम एक मोटी कार्रवाई हमने किया है। यहाँ पे MIDC पुलिस स्टेशन के अंदर हमने अराउंड 533 ग्राम्स ऑफ MD को हमने आज सीज किया है। ये जो MD जो है ये राजस्थान से 2 लोग लेके आए हैं यहाँ पे नागपुर में बेचने के लिए। तो हमने वो लोगों को पकड़ा है एंड उससे मुद्दे माल भी रिकवर किया है। तो ये ऑपरेशन थंडर के अंदर हमारा जो माननीय पुलिस आयुक्त सर है आणि जॉइंट CP सर है, एडिशनल CP सर है, यांच्या नेतृत्वाखाली हमने ये कार्रवाई किया है। खबरों का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।